तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है कि वाटर जो मतलब रेन फॉर्म होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। जो आसमान में क्लाउड के बादल हम देखते हैं वो किस तरीके से फॉर्मेशन उनका होता है, और फॉर्मेशन होता तो है बट एक ही बादल है, एक ही क्लाउड है, और वो आपकी रेन भी कर रहा है, स्नोफॉल भी कर रहा है, ठंडे इलाकों में आपका हेल स्टोन्स भी बना रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म भी हो रहे हैं उन्हीं बादलों की वजह से। तो एक ही बादल इतनी सारी चीजें कैसे कर दे रहा है, ये कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो के अंत तक आपको पता भी लग जाएगा कि आपको घर से बाहर छाता लेके जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। जब बादलों को देखते हैं ना, देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बादल बारिश करेगा और कौन सा बादल नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, साइंटिफिक तरीके से बताया जाएगा, ऐसा कुछ इस तरीके से नहीं बताया जाएगा कि दोपहर में कुछ भी चीज़ें कही जा रही हैं। आ जाओ जी ब्लैक बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ, जो भी है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन प्रैक्टिकली मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम के विरुद्ध हो जाएगा। अब देखो क्लाउड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। क्लाउड का फॉर्मेशन, जितने भी सारी प्रकृति में ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट करके रहती हैं, या फिर जहाँ जहाँ वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इन द डे टाइम क्या होता है कि सूरज की रोशनी के कारण ये सरफेस इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है। सरफेस इवोपरेशन समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कटोरे में जल पानी लो, आप धूप में रख दो और वो शाम तक होते होते वो कम हो जाता है। वाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि उसका इवोपरेशन हो चुका है, यानी कि कुछ पानी भाप बन करके, वेपर बन करके ऊपर उड़ चुका है आसमान में। तो बस यही चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें होती हैं आपके समुद्र के साथ, आपकी नदियों के साथ, अपने पेड़ पौधों के अंदर जितना भी पानी है उनके साथ। आपकी ह्यूमन बॉडी है, बोलते नहीं है डिहाइड्रेशन हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि वाटर सारा का सारा बॉडी से निकल के सराउंडिंग्स में चले गया, ठीक है, धूप के कारण, यानी कि गर्मी के कारण। अच्छा, तो ये सारी की सारी जब वाटर वेपर्स जो होती हैं, वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स आपस में ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं, हवा के द्वारा ऊपर ले जाए जाते हैं, और वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं। दे आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऊपर जाकर के वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो फॉर्मेशन करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। उन्हीं जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनके वाटर वेपर्स हैं सॉरी, उनकी वजह से क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्लाउड का फॉर्मेशन तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि रेन किस तरीके से बनती है या फिर स्नोफॉल किस तरीके से होता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लेना कि जैसे जैसे हम ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, तो टेम्परेचर हमेशा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, प्रेशर दोनों डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो एयर एक आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर ऊपर ऊपर जाएंगे हम, तो स्काई में ऊपर 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 की तरफ बढ़ेंगे ग्राउंड लेवल से, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। मान लिया ये कोई स्काई है यहाँ पे, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है हमेशा लेस होता है, डिक्रीज होता है हाइट के साथ, यानी कि एच अगर आपकी हाइट है, ऊपर बढ़ रहे हो तो टी हमेशा डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। इसी वजह से तो पर्वतीय इलाकों में हमें ठंडा लगता है, ठीक है। अब मैंने क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दिया। क्लाउड कैसे बनता है, उसमें वाटर, टाइनी टाइनी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। मान लिया यहाँ पे मैंने एक क्लाउड बना दिया, दिस इज नथिंग बट ए क्लाउड। इस क्लाउड में मैंने कहा छोटे छोटे टाइनी टाइनी वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने टाइनी टाइनी वाटर वेपर्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए, ठीक। ये क्या है? ये है वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, ठीक है। ये वाटर वेपर्स है। अब एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम हाइट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो लेकिन एक वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी तो होता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर फ्रीज होने लग जाता है। अब ये देखिए, ये एक लेवल मैंने बता दिया, दैट इज फ्रीजिंग लेवल। ये जो लेवल है बीच का, स्काई में कहीं पे भी होगा, वो एक फ्रीजिंग लेवल को अटेंड करने, ये एक फ्रीजिंग लेवल है। अब अगर आपका जो ये क्लाउड है, जो बादल है, वो फ्रीजिंग लेवल के इस तरीके से आ गया कि उसका आधा पार्ट ऊपर की तरफ है और आधा पार्ट नीचे की तरफ है, आधा पार्ट ऊपर की तरफ, आधा पार्ट नीचे की तरफ है, तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर अगर फ्रीजिंग लेवल से ऊपर चले जाओ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होगा। टेम्परेचर ज्यादा डाउन होगा तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे,
वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज हो जाएंगे यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी आइस में, छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स बन जाएंगे। ये भी छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स बन जाएंगे ना ऊपर की तरफ, तो ये तभी तो क्लाउड हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आइस के फॉर्मेशन करने लग जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे कलर से, रेड कलर से शो कर लेते हैं। इसने यहाँ पे छोटे छोटे आइस के फॉर्मेशन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अभी आइस की फॉर्मेशन कर दिए। मान लीजिए जब ये आइस का फॉर्मेशन होने लग गया तो ये आइस के फॉर्मेशन आपस में जुड़ करके, ठीक है, ये पर्टिकुलर आइस इस पर्टिकुलर आइस से जुड़ेगी, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉपलेट बनाएगी आइस का, फिर थोड़ा और बड़ा ड्रॉपलेट बनाएगी, और ऐसे न जाने कितने सारे पार्टिकल आपस में कनेक्टेड हो रहे होंगे मॉइस्चर के, है ना। तो वो सारे के सारे फ्रीज होने के बाद आपस में कनेक्ट होते रहते हैं और बड़ा आइस का फॉर्मेशन करते हैं। बड़ा आइस का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, ये इस आइस का अपना एक वेट होगा जिसको हम mg कहेंगे, है ना, मास होगा अपना इस आइस का, और ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ फॉर्म होने लग जाती है, गिरने लग जाती है। जब ये नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आने लगता है तो अब मैंने बोल दिया कि अगर यहाँ नीचे का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में जनरली क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, तो ग्राउंड के सरफेस के ऊपर भी कम टेम्परेचर होता है, और ये फ्रीजिंग लेवल से ऊपर तो टेम्परेचर लो ही होता है। तो ये जो बर्फ़ है वो जो बनी रहती है अपने ही स्टेट में, तो यहाँ पे भी बर्फ़ है, यहाँ पे भी बर्फ़ है, यहाँ पे भी बर्फ़ है, तो ये एक स्नो के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है नीचे की तरफ। समझ में आ रही है बात, ये किसकी फॉर्म में देखने को मिलती है, स्नो की फॉर्म में, दैट इज स्नो फॉर्म में पहाड़ी इलाकों में आपको, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, नीचे भी फ्रीजिंग लेवल के नीचे भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे ठंडियों के टाइम पे स्नो देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया स्नो का कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं, इसी स्नो के कॉन्सेप्ट से जोड़ता हूं मैं हेल स्टोन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, हेल स्टोन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, हेल स्टोन कैसे फॉर्म होता है। अब देखो हेल स्टोन कैसे फॉर्म होता है, ये स्नो फॉर्मेशन समझ में आ गया ना। अब देखो जो ये बन रहा था ना mg, इसके वेट के कारण ये नीचे की तरफ गिर रहा था। अब मैंने बोला फ्रीजिंग लेवल के नीचे कुछ एयर मौजूद है, क्या मौजूद है जी, एयर मौजूद है। ठीक है, ये एयर क्या होगा, फ्रीजिंग लेवल के नीचे अगर हम जनरली देखें, अगर फ्रीजिंग लेवल के नीचे इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं है तो नीचे आते समय टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, नीचे आते समय टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एयर यहाँ पे वार्मर होगी, क्या होगी, थोड़ा सा वार्मर होगी, गर्म होगी एयर। गर्म एयर का डेंसिटी लो होता है, फ्रीज्ड एयर की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये गर्म एयर क्या करेगी, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगी, मतलब कि ऊपर उठने की कोशिश करेगी, और फ्रीज एयर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगी। तो ये वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, चारों तरफ से ऊपर की तरफ जाएगी, वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी व्हाट, आइस फॉर्मेशन, पहले ही मैंने बता दिया है, मतलब स्नो फॉर्मेशन पहले मैंने बता दिया। स्नो का ये बबल यहाँ पे बन रखा है, स्नो यहाँ पे बन रखा है, स्नो ड्रॉप बन रखी है, तो वो स्नो ड्रॉप का वेट मैंने बोला mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर एयर इतनी ज्यादा मात्रा में गर्म है या फिर इतनी ज्यादा मात्रा में वार्म है कि ये ऊपर की तरफ इतना ज्यादा फोर्स लगा रही है कि वो इसके वेट को काउंटर कर दे रही है पूरे अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, जो ये ड्रॉपलेट था ना आइस का, जो बबल था, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इस एयर के फोर्स की वजह से दोबारा वो फ्रीजिंग लेवल में वापस चला जाएगा। यहां आकर फ्रीजिंग लेवल से नीचे आकर के थोड़ा वो क्या होने लग जाएगा, वार्मर होने लग जाएगा, थोड़ा वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, बट इस एयर की वजह से फिर से वो वाटर ड्रॉपलेट या फिर स्नो का जो बबल है वो ऊपर धकेल दिया जाएगा। यहाँ पे समझ में आई बात, इस फ्रीजिंग लेवल के ऊपर ये अब चलने लग गया, ऊपर चले गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे जितने वाटर टाइनी पार्टिकल जो फ्रीज है, क्योंकि ये फ्रीजिंग लेवल से ऊपर है, यहाँ तो फ्रीज है, ये भी इसके साथ मिक्सअप होने लग जाएंगे, व्हाट, ये भी इसके साथ मिक्सअप होने लग जाएंगे और इसका साइज और ज्यादा बड़ा कर देंगे। समझ में आ रही बात, इसका साइज और ज्यादा बड़ा कर देंगे। और ये क्या है आपका, ये है आपका हेल स्टोन, यही आपका हेल स्टोन है जिसको हम ओला बोलते हैं। अब ये ओले का वेट धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा ना भाई साहब, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे ये कम वेट था, अब ये ऊपर जाने की वजह से और इसमें आइस जो होगी फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, तो ये इसका साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो इसका वेट भी बढ़ गया। अब जो एयर ऊपर की तरफ ड्रैग लगा रहा था, इसे ड्राफ्ट बोलते हैं, अब ड्राफ्ट
बोलते हैं ये जो ऊपर की तरफ अपड्राफ्ट लगा रहा है उसकी फोर्स से ज्यादा वेट इसका अगर हो गया तो ये डायरेक्टली नीचे फॉल करेगा। बड़ा mg, बड़ा वेट का गोला, बर्फ का गोला, उसको ही हम बोलते हैं क्या, हेल स्टोन। समझ में आ रही है बात? तो यहां से आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि ये जो अपवार्ड विंड है, जो वार्मर विंड है, जो ऊपर की तरफ इस चीज को धकेल रही हैं, ये क्या कर रही हैं, अगर ये जबरदस्त होंगी, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर हो रही होंगी एटमोस्फेयर में, तो क्या करेगा, बार बार अब इस हेल स्टोन को भी दोबारा से फ्रीजिंग लेवल के ऊपर ले जाएगा, फिर और बड़ा बना देगा, फिर और बड़ा बना के उसका वेट जो हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो बहुत बड़ा आकार लेकर के धरती पर गिरेगा। समझ आ रही बात? और ये जान के आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि 8 इंच तक का हेल स्टोन अभी तक सबसे बड़ा 8 इंच डायमीटर का, 8 इंच डायमीटर समझ लो पूरा स्केल का जितना डायमीटर होता है, ठीक है, 8 इंच मतलब कि लगभग इतना बड़ा, समझ रहे हो, इतना बड़ा हेल स्टोन अभी तक, इतना बड़ा हेल स्टोन, इतना बड़ा हेल स्टोन अभी तक धरती पे गिर चुका है। समझ रहे? तो ये बहुत जबरदस्त होते हैं ये, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हैं हेल स्टोन्स, ठीक है। बर्फ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्नो किस तरीके से फॉर्म हो रही है, हेल स्टोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से फॉर्म होती है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स रेन। रेन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। रेन में हम क्या करते हैं, ठीक है। रेन में क्या हो रहा है, रेन में क्या होता है कि जैसे ये फ्रीजिंग लेवल है, मैंने आपको समझाया, ऊपर फ्रीजिंग लेवल के ऊपर क्या होता है, वाटर वेपर आपस में बर्फ में कन्वर्ट होने लग जाती हैं, ठीक है, स्नो में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। अब अगर फ्रीजिंग लेवल के नीचे भी टेम्परेचर लो होगा तो बर्फ फॉर्म में ही वो गिरेगी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया थोड़ा वार्मर एयर है नीचे, फ्रीजिंग लेवल से नीचे थोड़ा वार्मर एयर है, क्या है, वार्मर एयर है यहाँ नीचे, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे तो बर्फ का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ तो आइस का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे ही आइस फॉर्मेशन इस फ्रीजिंग लेवल के नीचे आएगा तो ये कन्वर्ट होने लग जाएगा किसमें, वाटर में। किसमें, वाटर में, क्योंकि फ्रीजिंग लेवल का नीचे का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेगा, ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट में। किसमें, वाटर ड्रॉपलेट में। अब यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, लो इतना ज्यादा नहीं है, फ्रीजिंग लेवल के नीचे भी टेम्परेचर इतना ज्यादा लो नहीं है कि वो बर्फ ही बना रहेगा। टेम्परेचर फ्रीजिंग लेवल के नीचे आते आते ग्राउंड की तरफ जाते जाते टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली ये वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है व्हाट, रेन का। समझ में आएगी बात? रेन का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि यहाँ पे कोई ड्राफ्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, यहाँ पे सिंपल ही सिंपल कोई हवा नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा, यहाँ पे सीधे की सीधे मतलब कि यहाँ पे आइस फॉर्मेशन हुआ, फ्रीजिंग लेवल के नीचे आया, टेम्परेचर थोड़ा हाई मिला, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ, वाटर ड्रॉपलेट नीचे भी टेम्परेचर हाई है तो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में ही नीचे हमें रेन की फॉर्म में मिल गया, ठीक है। रेन का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब हमें ये देखने को मिलता है कई बार कि थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं ना, थंडर स्टॉर्म यानी कि वज्रपात जिसे बोलते हैं, कई बार बहुत ड्रास्टिक वज्रपात हमें देखने को मिलता है ना। एक ही जगह में क्लाउड बस्ट हो जाता है, इससे क्लाउड बस्ट होना कहते हैं ना, एक ही जगह में बहुत सारा पानी बिखेर देता है ये चीज। तो वो चीज कैसे होती है, क्लाउड बस्ट किस तरीके से होता है, मतलब कि एक ही जगह में बहुत सारा पानी गिर जाना। वो आपको किस तरीके से होगा, जैसे ये क्लाउड है आपका, ठीक है, क्लाउड के अंदर क्या है, मॉइस्चर है, भरपूर मॉइस्चर है, क्लाउड के अंदर भरपूर मॉइस्चर है। अब मैंने कहा यहाँ पे पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़, इधर भी आपका बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है। ये क्लाउड आते आते एयर की वजह से यहाँ पे ट्रैप हो गया, यहाँ पे भी छोटे मोटे पहाड़ है, तो ये यहाँ पे ट्रैप हो गया अगर, ठीक है, और यहाँ से भी एयर इधर की तरफ चल रही है, यहाँ से भी एयर इधर की तरफ चल रही है, और ये एक रिसर्कुलेशन जोन बना देती है जहाँ पे बहुत सारे बादल जो हैं, यहाँ की ये क्लाउड, ये छोटा क्लाउड, ये बड़ा क्लाउड, ये सब आपस में मिलकर के एक जगह में यानी कि स्टक हो गए, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन को क्या करें, यहाँ पे जो क्लाउड होगा वो बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाएगा,
आपस में मिलकर के बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। जब ये डेंस हो जाएगा तो इस फॉर्मेशन में अगर रेन का फॉर्मेशन होता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वाटर जो आइस है इसके अंदर का वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में कन्वर्ट होने की वजह से वो क्या होता है, पूरा का पूरा वाटर जो होता है एक ही जगह फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा एक ही जगह फॉल डाउन हो जाता है। अभी तक क्या था, रेन था तो एयर चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, ओलावृष्टि हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, एयर वेयर चल रही थी। लेकिन अब ये क्लाउड ही हमारा एक जगह में ट्रैप हो गया है। ट्रैप किसकी वजह से होगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन इसकी वजह से इसकी सामने आई है, यानी कि बहुत बड़ी पहाड़ी इसके सामने आ गई, या फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी यहाँ पे इसके सामने आ गई। तो इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने की वजह से ये जो क्लाउड होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाता है। छोटे छोटे क्लाउड को मिला करके अपने आप में एक जगह में बहुत सारा डेंस हो जाता है। और जब ये वाटर रेन में कन्वर्ट होती हैं, ड्रॉपलेट जो मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स हैं, मॉइस्चर वेपर है, वो रेन में कन्वर्ट होती हैं ड्यू टू लोअर टेम्परेचर, फ्रीजिंग लेवल से नीचे आने पर रेन में कन्वर्ट होगी, तो वो एक ही जगह में सारा का सारा पानी पोर कर देगा, और जिससे कि क्लाउड बस्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह में। दूसरा रीजन क्लाउड बस्ट का ये भी है कि अगर ये चीज़ नहीं है, अगर कहीं पे ट्रैप होने का कंडीशन नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही है माउंटेन रीजन में, ठीक है, ट्रैप होने का कंडीशन तो होता ही है। बढ़िया है कि वाटर का सर्कुलेशन, मतलब कि इधर से भी अगर एयर आ रही है और इधर से भी एक एयर आ रही है, तो ये एक रिसर्कुलेशन जोन बना देता है पूरा का पूरा। मतलब क्लाउड को एक ही जगह में एयर घुमाती रहेगी। जब क्लाउड को एक ही जगह में एयर घुमाती रहेगी तो वो क्या करता है, इस क्लाउड को फिर से वही फिनोमेना आता है कि क्लाउड क्या होता है, पूरे तरह से डेंस हो जाता है और एक ही जगह में क्लाउड की बस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो रिसर्कुलेशन जोन बनने से क्लाउड बस्ट होता है, या फिर बड़े बड़े पहाड़ों के डिस्ट्रप्शन की वजह से यहाँ पर क्लाउड बस्ट होता है। समझ आ रही बात? तो एक ही बादल ने देखो कितने सारे काम कर दिए आपके। अब एक लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है सन शावर का। क्या, किसका? सन शावर का। सन शावर का जनरली आप लोग देखते होंगे कि हमें नहीं पता, हमें पुराने ज़माने में बोलते थे कि किसी जानवर की शादी हो रही है तो धूप में भी बारिश हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। देखो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो रखे हो, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग ओवर एयर, ठीक है, आप सिटी में हो, ठीक है, किसी सिटी में हो, यहाँ कहीं क्लाउड है आपका, ठीक है, ये माउंटेन रीजन है या फिर कहीं पे भी क्लाउड है आपका, जो जिसका अपना फ्रीजिंग लेवल है, और उसकी वजह से इस फ्रीजिंग लेवल के नीचे आने की वजह से यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जा रही हैं और ये रेन कर रहा है किसी पर्टिकुलर जगह में। क्या कर रहा है? रेन कर रहा है। तो और अगर यहाँ पे एयर चल रही है, यहाँ पे बहुत तेजी से एयर चल रही है, क्या चल रही है, यहाँ पे एयर का मूवमेंट हो रहा है, बहुत तेजी से हवा चल रही है यहाँ पे, तो ये क्या करती है कि इस पर्टिकुलर ये जो एयर है वो इस पर्टिकुलर रेन ड्रॉपलेट्स को क्या करती है, एक मूवमेंट प्रोवाइड कर देती है टुवर्ड दैट पर्टिकुलर जोन जहाँ पर क्लाउड नहीं है। यहाँ पे क्लाउड बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे सनशाइन होगा, यहाँ पे सूर्य देवता होंगे हमारे। ठीक है, तो एयर की वजह से ये ड्रॉपलेट्स क्या होता है, उड़ता है। ठीक है, और ये ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट उड़ करके जहाँ बादल नहीं है उस पर्टिकुलर जगह में फॉल डाउन हो जाते हैं, और हमें ये लगता है कि धूप में बारिश हो रही है, लेकिन कहाँ से हो रही है, वो यहाँ से होती है कि एयर के फ्लो की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स इस दूसरी जगह से उड़ करके हमारी तरफ आता है, जहाँ पे सूरज मौजूद होता है, सन मौजूद होता है, तो इसे बोलते हैं सन शावर। समझ में आ गई बात? अब मत बोलते ना किसी जानवर की शादी हो रही है तो आज दिन के टाइम पे भी बारिश हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो बादल का फॉर्मेशन होता है वाटर वेपर की वजह से वो हमें व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं ना। क्यों दिखाई देते हैं? जनरली ये होता है कि वाटर वेपर बादल में दूर दूर होता है। ठीक है, तो यहाँ जो सन से रेज आती हैं ऊपर की तरफ से, ये हमारा सन सूर्य देव जी हैं, यहाँ से जो रेज आएंगी वो इनसे पार होते हुए आसानी से पार हो जाती हैं, और यहाँ पे जो आदमी खड़ा हो रखा है उसकी आंखों में ज़्यादा से पड़े हैं, तो व्हाइट कलर की रेज यहाँ से आती है। आपको पता है व्हाइट रे होती है, व्हाइट रे आती है और डायरेक्टली हमारी आंखों पे पड़ती है, इसलिए वाटर का, इसका क्लाउड का कलर हमें व्हाइट देखने को मिलता है। लेकिन कई बार हमें क्लाउड का जो कलर होता है वो ब्लैक देखने को मिलता है। अब वो ब्लैक कैसे दिखने को मिलता है? जब ये वाटर जो क्लाउड होते हैं आपस में दूसरे क्लाउड से मिल करके बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डेंस हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो सूरज से आने वाली किरण है, जो व्हाइट रे है, वो इसको पूरी तरीके से पार नहीं कर पाती। ठीक है, वो कहीं यहाँ कहीं ट्रैप हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें क्या बोलता है, ये इधर वाला जो पोर्शन दिखाई देता है वो
ब्लैक दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक पोर्शन दिखाई देता है। ड्यू टू हैवीनेस ऑफ दिस क्लाउड, दिस लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड इज लुकिंग एज ब्लैक कलर। ठीक है, तो हैवीनेस अगर इसके अंदर हो गई तो इसका मतलब सोच लेना है कि बारिश होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, हैवीनेस हो गया, क्लाउड के अंदर बारिश होने की संभावना ज्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है, वाटर वेपर्स इसके अंदर ज्यादा होंगे, तभी तो इसकी हैवीनेस बढ़ेगी। इसकी हैवीनेस बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है, ब्लैक कलर का ये नीचे की तरफ से दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये है कि बारिश होने ही वाली है। जब भी आपको ये लगे कि काले रंग के बादल या ग्रे कलर के बादल आपको आसमान में देखने को मिले, तो अपने साथ छाता जरूर कैरी करिएगा। ठीक है, अपने साथ छाता जरूर कैरी करिएगा, या फिर थोड़ा इंतजार करिएगा कि बारिश कभी भी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप देखेंगे कि बारिश बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है, एंड आई विल शो यू फ्रॉम दैट पार्ट वहाँ पे बारिश नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे वाइट क्लाउड है। ठीक है, बट आप अगर यहाँ ऊपर देखें, ऊपर नज़र मारें, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पूरी रोड भर चुकी है। रीज़न बीइंग कि ये ऊपर ब्लैकिश क्लाउड है, पूरा ब्लैकिश क्लाउड आ चुका है। आप देख रहे होंगे पूरा ग्रे क्लाउड आ चुका है, पूरा ब्लैकिश क्लाउड आ चुका है। देखिए पूरा ब्लैकिश क्लाउड है, और सीधे सामने नज़र मारेंगे तो वहाँ पे आपको वाइट क्लाउड दिखेंगे, और वहाँ पे धूप दिख रही होगी, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, और यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलती है। ओके, दैट इज़ द रीज़न। और आप पत्तों को भी ध्यान से देख लें कि कोई हवा नहीं चल रही, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में देर तक बारिश होने वाली है। ओके, और आप नीचे देख सकते हैं रोड को, आप पूरी तरीके से रोड में पानी भर चुका है। ओके, नाउ